वैद्युत की, ठीक है। और दो इक्वेशन इससे आ जाते हैं। और हमने सबसे पहले क्या जाना, करंट क्या होता है, क्लियर। तो हम बचपन से जानते हैं करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। फिर मैंने कहा बोलो आपका, अगर आपका I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है तो Q क्या होता है, Q बराबर NE। Q बराबर क्या होता है, NE, क्लियर। तो मैंने आपको कहा कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी और Q बराबर NE, तो इसका मतलब हुआ यहाँ ये रखेंगे तो NE अपॉन टी हो जाएगा, बोलो क्लियर। और मैंने कहा N अपॉन टी क्या होता है, किसी तार के अंदर पर सेकंड, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। मैंने कहा अक्सर एग्जाम के अंदर ये दे दिया जाता है और करंट पूछी जाती है। तो E तो फिक्स है, बोलो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और यहां से क्या क्वेश्चन बनता है वो मैंने करवाया। फिर हमने ओम्स लॉ पढ़ा, क्या पढ़ा, ओम्स लॉ। मैंने कहा ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, क्लियर। तो इस दुनिया में आर को लाने वाला कौन है, ओम है। तो आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालना सिखाया। और रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है और उससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने किया था। और हमने एक देखा था आर बराबर रो एल अपॉन ए। इसका मतलब हुआ कि जो आर होता है वो तार की लेंथ के, वायर, बोलो लेंथ ऑफ वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी वायर की लेंथ को बढ़ाते हैं तो आर क्या होता है, इंक्रीज होता है। बोलो आर जो होता है वो इस ए के साथ कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वायर का ट्रांसवर्स एरिया कम करता हूं तो भी आर क्या है, बढ़ता है। और ये बढ़ाता हूं तो क्या होता है, घटता है। और एक तार किस बोलो का बना हुआ है, किस मेटल का बना हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है, क्लियर। पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ वायर पर, क्लियर। तो मैंने कहा ये तो सब जानते हैं, इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, क्लियर। तो वो सारे हमने क्वेश्चंस किए। यानी कल हमने अल्टीमेटली टॉपिक स्टार्ट किया, थोड़ा करंट का इंट्रोडक्शन किया और ओम्स लॉ देखा और रेजिस्टेंस के बारे में बताया मैंने आपको, क्लियर। बोलो आगे हम कहानी को बढ़ाते हैं, क्लियर। ओके, अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मैंने कहा रजिस्टिविटी। क्या पढ़ रहे हैं अपन, बोलो रजिस्टिविटी। कल हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस। अब क्या पढ़ रहे हैं, रजिस्टिविटी, क्लियर। रजिस्टिविटी को क्या कहते हैं, बोलो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्लियर। ओके, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी ये क्या होता है, प्रतिरोधकता, क्लियर। या इसी को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, क्लियर, विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, अब आप क्या करोगे, 15-20 मिनट पूरा इधर ध्यान दो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। बोलो जब रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आए या रेजिस्टिविटी आए तो किस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई भी वायर है उसकी यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। यानी किसी भी तार की एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, बोलो प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा किसी तार, क्लियर। बोलो तार मतलब क्या, वायर। बोलो कि, बोलो मैंने कहा कि, बोलो कि एकांक लंबाई, क्लियर, एकांक लंबाई। ओके, एकांक लंबाई का मतलब क्या हो गया, यूनिट लेंथ, क्लियर। ओके, बोलो मैंने कहा एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल, क्लियर। एकांक क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, यूनिट, आपसे मैं कहूं एरिया, क्लियर। बोलो के प्रतिरोध, क्लियर। प्रतिरोध मतलब क्या, मैंने कहा रेजिस्टेंस, ठीक है, को क्या कहते हैं, बोलो प्रतिरोधकता। मैंने कहा रेजिस्टिविटी, क्लियर। क्या कहते हैं, बोलो यहाँ पर तो मैंने बताया था, बोलो ये रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं, बोलो रेजिस्टिविटी, मैंने कहा कहते हैं, क्लियर। ध्यान से समझना, इस डेफिनेशन को अगर हम ध्यान दें तो मैंने कहा कल हमने पढ़ा था आर बराबर रो एल अपॉन ए, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर रो इज इक्वल टू करूंगा, जो कि रेजिस्टिविटी को या रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या सिंबल होता है,
रो होता है। तो बताओ ये आर और ये ए ऊपर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आए? अब मैंने आपसे कहा एल क्या ले रहा हूं? यूनिट लेंथ। क्लियर? यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ बोलो, मैंने कहा एकांक लंबाई। क्लियर? ओके। और मैंने कहा एरिया भी क्या ले रहा हूं? बोलो यूनिट, आपसे मैं कह रहा हूं एरिया। क्लियर? एकांक क्षेत्रफल क्या ले रहा हूं? बोलो एकांक क्षेत्रफल। क्लियर? एकांक क्षेत्रफल। ओके। तो मैंने कहा फिर तो बिल्कुल सही बात समझ में आ रहा है कि अगर ये यूनिट होंगे तब तो ये बोलो किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। क्लियर? तो यही तो मैंने लिखा है, किसी वायर की यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया का रेजिस्टेंस ही क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी कहलाता है। बात समझ में आए? बोलो ओके। अब मैंने कहा कि हमने डेफिनेशन को समझा तो हमें क्या देखना पड़ेगा? यूनिट ऑफ, मैंने कहा रो। पहले बताओ रो का मतलब क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। मतलब क्या बताने जा रहा हूं? बोलो मैंने कहा प्रतिरोधकता। क्लियर? प्रतिरोधकता की इकाई। ओके। तो आपको मैंने क्या कहा? हमारे दिल दिमाग में एक ही होना चाहिए, आर बराबर रो एल अपॉन ए। कभी रो का पता करना होगा तो आर ए अपॉन एल। मैंने कहा रो की यूनिट अगर पता लगानी है तो आर का तो क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? बोलो ओम। प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। और मैंने कहा अगर मैं ये मीटर स्क्वायर लूंगा तो ये मीटर लेना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लूंगा तो ये सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, दोनों सेम लेने पड़ेंगे। सपोज दैट मैंने कहा मीटर स्क्वायर मीटर, तो कट हुआ और रो की यूनिट क्या बनी? बोलो आप कहोगे ओम। मैंने कहा बोलो ओम इंटू मीटर बनी। क्या बनी? ओम इंटू मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? बोलो क्लियर? अच्छा, मैंने कहा अगर मुझे बोलो क्या करनी है? रो की विमा। बोलो क्या करना है? मैंने कहा डायमेंशन। क्लियर? डायमेंशन ऑफ रो करना है। रो क्या है? बोलो रेजिस्टिविटी। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि यहाँ पर आर बराबर क्या बताया? रो एल अपॉन ए। हर बार यहीं से कहानी क्यों स्टार्ट करता हूं? क्योंकि जब भी मेरे एग्जाम में मुझे डायमेंशन पूछा जाएगा, यूनिट पूछा जाएगा, तो मुझे तो यही से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे रो के अलग से कोई याद नहीं रखना। एक फॉर्मूला जो हमने कल याद कर लिया कि आर बराबर रो एल अपॉन ए, उसी से हम रो की भी बातें पता लगाएंगे। क्लियर? तो मैंने कहा इसलिए जब रो के बारे में पता लगाना है तो ये कर दिया। बात समझ में आए? दिमाग में आता है ये तो लिखा हुआ था इधर, भाई वहां एग्जाम में आएगा तो ऐसे शुरुआत करनी पड़ेगी, वहां साइड में थोड़ी लिखा हुआ होगा। क्लियर? मैंने कहा अब मुझे क्या करना है? बोलो रो की विमा करनी है। और जब भी किसी बड़ी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है तो उसके फॉर्मूले को तब तक ब्रेक करते जब तक कि क्या फॉर्मूला बदल नहीं जाए, वर्क या फोर्स में। क्लियर? तो मैंने कहा यार एरिया तो मैं जानता हूं, कोई चेंज नहीं करना। रो मैंने कहा आर, आर तो मैंने कहा कि वी बराबर क्या होता है? आई आर। क्लियर? तो आर बराबर क्या होता है? बोलो आर बराबर क्या होगा? वी अपॉन आई। क्लियर? अभी भी मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे फॉर्मूले को कब तक ब्रेक करना है? जब तक कि फोर्स या वर्क ना आ जाए। मैंने कहा चलो यहाँ पर एक बार तो मैं इसकी जगह, बोलो इसकी जगह क्या लिख दूं? v अपॉन आई लिख दूं। क्लियर? बात समझ में? a इंटू एल। ओके। फिर भी मेरे को अभी तक तो वर्क आया नहीं है। मैंने कहा यार v पोटेंशियल क्या होता है? w अपॉन q होता है। तो इसका मतलब यहाँ बोलो w लिखूंगा, q लिखूंगा, i लिखूंगा, a लिखूंगा, l लिखूंगा। अब मेरा काम हो जाएगा। क्लियर? पहले बताओ w का क्या होता है? m1 l2 t माइनस 2। दो की डायमेंशन हमेशा याद होनी चाहिए, एक फोर्स की और एक वर्क की। फोर्स की क्या होती है? m1 l1 t माइनस 2। वर्क की क्या होती है? m1 l2 t माइनस 2। क्लियर? बोलो चार्ज की क्या होती है? at। एम्पियर आई की क्या होगी? a। बोलो एरिया की क्या होती है? एल स्क्वायर। और लेंथ की क्या होगी? एल। जो कटता है वो काट लेंगे और जो बच जाएगा वो रख देंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो एक तो हो गया m1, बोलो l2 और 1 क्या हो गया? 3। ओके। t2 माइनस 2 और ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -3। a और a ऊपर जाएगा तो -2। पहले बताओ आपको आपको इसकी डायमेंशन मिली कि नहीं मिली? ये तो निकाल लाना चाहिए, कभी भी अपन टिक कर सकते हैं। आपको इतनी कहानी समझ में आई? बोलो सबसे पहले मैंने क्या बताया?
मीनिंग बताया। मीनिंग क्या बताया कि रेजिस्टेंस अलग चीज होती है, रजिस्टिविटी अलग चीज होता है। रजिस्टिविटी किसी भी वायर की पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया से डिफाइन की जाती है, क्लियर। जबकि रेजिस्टेंस पूरे लेंथ पूरी एरिया से डिफाइन की जाती है, क्लियर। और मैंने कहा कि जो रजिस्टिविटी होती है उसकी यूनिट हो, डायमेंशन हो, उसको निकालने के लिए हमें एक ही बात पता होनी चाहिए कि R बराबर रो L अपॉन ए, क्लियर। तो मुझे जब रो के बारे में पता लगाना होगा तो मैं ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बना लूंगा। हम दो दो फॉर्मूले क्यों ध्यान रखें, बात समझ में आए। जो एक कम हमने जाना था उसी का यूज करके आज बातें पता कर रहे हैं। यहां तक कहानी समझ में आई, एक बार नोट करो फिर आगे कहानी बढ़ाता हूं। रजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है समझ में आया। रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया वायर इज नॉन एज रजिस्टिविटी, क्लियर। क्या बोला मैंने, समझ में आया बोलो। रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ वायर इज नॉन एज रजिस्टिविटी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आए बोलो आपको। ओके, बात समझ में आए बोलो। रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ वायर क्या होता है बोलो, रेजिस्टिविटी होती है। किसी भी तार के एकांक लंबाई एकांक क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। ओके,
ये मैंने क्या किया समझ में आया बोलो? किसी की भी डायमेंशन निकालनी है तो फॉर्मूले को तब तक ब्रेक करते हैं जब तक कि फॉर्मूला किस में कन्वर्ट ना हो जाए, फोर्स या वर्क में। क्लियर? हो गया ये नोट बोलो? ठीक है, क्या ये नोट बोलो? ठीक है, आगे बढ़े? यहां तक बात समझ में आए बोलो? ओके। अभी क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो तो मैं बताऊंगा। अभी तो हम पहले रो के बारे में थोड़ी जान रहे हैं। क्लियर? मैंने कहा बोलो प्रतिरोधकता, ठीक है, की निर्भरताएं, ठीक है, यानी रजिस्टिविटी डिपेंड ऑन। क्लियर? रजिस्टिविटी मैंने कहा डिपेंड ऑन। क्लियर? रजिस्टिविटी डिपेंड ऑन। हमने रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है वो भी पढ़ा था। अब क्या कर रहे हैं, रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर वन, पहला पदार्थ की प्रकृति, ठीक है, प्रकृति पर, ठीक है। बोलो क्या बोला? तार पदार्थ की प्रकृति पे, मतलब नेचर ऑफ, बोलो सब्सटेंस ऑफ वायर। क्लियर? एक तो इस पे डिपेंड करता है और नंबर टू है ताप यानी टेम्परेचर। क्लियर? जैसे ही मैंने दो पॉइंट देखे, मेरी बात को समझना, मैंने कहा रजिस्टिविटी ओनली दो फैक्टर से अफेक्टेड होती है। एक तो नेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ वायर। नेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ वायर पदार्थ की प्रकृति का मतलब है, अगर मुझे दो वायर दे और बोले वो सेम मेटल के बने हुए हैं तो इसका मतलब है उनका नेचर सेम है। अगर अलग अलग मेटल के बने हुए मतलब वो अलग अलग पदार्थ के बने हैं। क्लियर? अगर किसी क्वेश्चन में सेम मेटल बोल दे तो इस फैक्टर का रोल ही खत्म हो जाता है। बात समझ में आए बोलो? अब मैंने आपसे कहा कि ये मैंने आपको बताया, एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बोलो प्रतिरोधकता। क्लियर? कितनी बार पूछा गया है, निम्न में से किस पर निर्भर निर्भर करती है? क्लियर? बोलो आपको पूछा गया रजिस्टिविटी डिपेंड ऑन। क्लियर? बोलो पहला ऑप्शन देते हैं तार की लंबाई, 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 लंबाई पर। क्लियर? यानी लेंथ ऑफ वायर। क्लियर? दूसरा आपको दिया जाता है तार, बोलो तार के अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्लियर? बोलो पर। ओके, यानी मेरे कहने का मतलब है ट्रांसवर्स, बोलो ट्रांसवर्स एरिया। क्लियर? ट्रांसवर्स मैंने कहा यहां पर, बोलो ट्रांसवर्स एरिया ऑफ वायर। क्लियर? एक दिया जाता है तार के पदार्थ की प्रकृति पर। क्लियर? प्रकृति पर यानी नेचर, ठीक है, ऑफ, मैंने कहा सब्सटेंस ऑफ वायर। क्लियर? और एक दिया जाए ऑल ऑफ देम, उपयुक्त सभी। तो जब रजिस्टिविटी का क्वेश्चन हो तो आंसर क्या होगा बोलो? सी। क्योंकि रजिस्टिविटी को तो यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया से डिफाइन किया जाता है। कोई वायर है, उस वायर के हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। बात समझ में? लेंथ और ट्रांसफर एरिया से रजिस्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस का लेना देना है। यही क्वेश्चन अगर यहाँ रेजिस्टेंस का हो तो ऑल होगा। तो जब भी ऐसा एग्जाम में, कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ध्यान से देखना चाहिए कि क्वेश्चन रेजिस्टेंस का है कि रजिस्टिविटी का है। दो अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दो अलग भौतिक राशियां है। प्रतिरोध अलग है और प्रतिरोधकता अलग है। बात समझ में? बोलो सेम में रेजिस्टेंस में आंसर ऑल होगा और रजिस्टिविटी में ये होगा। तो वहां पर क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन बार बार क्यों आता है?
क्योंकि जल्दबाजी में जब हम एग्जाम देने जाते हैं या एग्जाम में हम रहते हैं तो हमारा जल्दबाजी में कभी कभी ध्यान नहीं जाता कि रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी लिखा हुआ, प्रतिरोध लिखा हुआ है, प्रतिरोधकता लिखा हुआ है। तो स्पेशली ध्यान देना है ऐसा क्वेश्चन में। अगर आपको और ज्यादा कंफर्म करना है, अगर आप हिंदी में पेपर देखते हो तो साथ में बाइलिंगुअल इंग्लिश रहती है, आप कंफर्म कर लो कि रेजिस्टिविटी है कि रेजिस्टेंस है। और समझे इंग्लिश में तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस क्लियर पता चल जाएगा, हिंदी में एक बार और इंग्लिश में देख लेना चाहिए क्योंकि सावधानी कहीं गलत ना हो जाए। बात समझ में? क्योंकि मोर प्रायोरिटी किसको दी जाती है? इंग्लिश को। सपोज दैट हिंदी में प्रतिरोध लिखा हुआ और इंग्लिश में प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वहां पर हिंदी में प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या बोला मैंने? समझ में आया? बोलो। क्योंकि सेम क्वेश्चन होगा बोलो, तो अगर ऐसा कभी होता है तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है? इंग्लिश को। बात समझ में आए? तो आई थिंक ये समझ में आया? बोलो। नोट करोगे? ये तो मैंने एक क्वेश्चन कराया, और देखना हम किसके क्वेश्चंस कर रहे हैं बोलो? रजिस्टिविटी के। किसके बोलो? रजिस्टिविटी के। ठीक है। ऐसा 3-4 बार पूछा गया है। कभी रेजिस्टेंस का पूछते हैं, कभी रजिस्टिविटी का पूछते हैं। रेजिस्टेंस का पूछेंगे तो रेजिस्टेंस तो लेंथ पर बोलो, ट्रांसवर्स एरिया पर, नेचर पर, सब पे डिपेंड करता है। क्लियर? लेकिन रजिस्टिविटी ओनली नेचर ऑफ बोलो आप सब्सटेंस ऑफ वायर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्लियर? आई बात समझ में? बोलो। यही क्वेश्चन अगर ऐसा हो। क्लियर? नंबर 2 मैंने कहा यदि, ध्यान से समझना, अलग अलग लंबाई, अलग अलग लंबाई यानी लेंथ, यानी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ, ठीक है, बोलो, परंतु परंतु समान धातु। क्लियर? समान धातु मतलब सेम मेटल। क्लियर? सेम मेटल बोलो के दो वायर। ठीक है? वायर मतलब क्या? तार की प्रतिरोधकता। क्लियर? प्रतिरोधकता, मैंने कहा रजिस्टिविटी। क्लियर? रजिस्टिविटी बोलो रो 1 एंड रो 2 है। तो आपसे मैं कहूँ रिलेश, तो इनमें इनमें संबंध। क्लियर? संबंध मतलब रिलेशन। रिलेशन बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा रिलेशन होगा। क्लियर? होगा। ओके। और आपको कहा गया है कि बोलो
रो वन मैंने कहा लॉन्ग लेंथ, ठीक है, वायर, वायर रजिस्टिविटी है क्लियर। और रो टू बोलो मैंने कहा शॉर्ट, बोलो लेंथ, बोलो वायर रजिस्टिविटी है क्लियर। क्या बोला आपको कि रो वन क्या है, लंबे तार की प्रतिरोधकता है, और रो टू क्या है, छोटे तार की प्रतिरोधकता है क्लियर। बोलो आपको ये सब कुछ दे रखा है, मतलब रो वन क्या है, लंबे तार की प्रतिरोधकता क्लियर। और ये क्या है, बोलो छोटे तार की, बोलो प्रतिरोधकता क्लियर। ये तो पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन क्या देगा, रो वन इज ग्रेटर देन रो टू, रो वन इज लेस देन रो टू, बोलो रो वन इज इक्वल टू रो टू, और आपसे कहा जाए नन ऑफ दीज क्लियर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बोलो क्वेश्चन सी, वेरी सिंपल। आपको मेरी बात समझ में आए बोलो, क्योंकि यहाँ पर बोलो लेंथ का तो कोई लेना देना नहीं, बस मुझे एक चीज देखनी थी, मेटल सेम है, दैट्स ऑल। फिर भले वो मोटे पतले हो चाहे लंबे छोटे हो, बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया बोलो, क्लियर, नोट कर लोगे। क्वेश्चन समझ में आया, इफ टू वायर डिफरेंट लेंथ बट सेम मेटल क्लियर, और रजिस्टिविटी है रो वन एंड रो टू, तो रिलेशन बिटवीन रो एंड रो टू क्लियर। क्वेश्चन समझ में आया बोलो, इफ टू वायर, क्या बोला मैंने, डिफरेंट लेंथ बट बट सेम मेटल क्लियर, डिफरेंट लेंथ बट सेम मेटल, बोलो जिनकी रजिस्टिविटी कितनी है, रो वन एंड रो टू, और आपको पूछा फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन रो एंड रो टू, एंड रो वन इज ए, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ रजिस्टिविटी ऑफ लॉन्ग, मैंने कहा लॉन्ग लेंथ वायर रजिस्टिविटी, एंड रो टू क्या बोल रखा, शॉर्ट लेंथ वायर रजिस्टिविटी, ठीक है। बात समझ में आई मेरी आपको, ओके। रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, जब भी क्वेश्चन हो तो अच्छे से देखना है क्या गिवन और क्या पूछा है, क्लियर। आपको मेरी बात समझ में आई बोलो, रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट लेंथ बताई, बोलो यूनिट डायमेंशन बताई, रजिस्टिविटी की यूनिट डायमेंशन बताई, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करता है, ये हमने स्टडी किया अभी, क्लियर। अब मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के अंदर टेम्परेचर का रोल नहीं देखा, क्लियर। तो अब हम क्या देखेंगे कि बोलो टेम्परेचर का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी, क्लियर। बात समझ में, यहां तक तो कहानी समझ में आया बोलो आपको, ओके। हटा दूं मैं बोलो, क्वेश्चन समझ में आया बोलो, ओके। अब मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा बोलो आर एंड रो यानी प्रतिरोध, ठीक है, तथा मैंने कहा प्रतिरोधकता, ठीक है, पर ताप का प्रभाव, क्लियर। क्या देखना चाहते हैं, मैंने कहा इफेक्ट, क्लियर, ऑफ टेम्परेचर ऑन, मैंने कहा रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। अच्छे से 10 मिनट समझो, 5 मिनट क्या बताना चाह रहा हूं, क्लियर। हम टेम्परेचर का रोल देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी आता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्लियर,
तो मैंने कहा रेजिस्टेंस पूछे तो भी इंक्रीज होगा, और मैंने कहा रेजिस्टिविटी पूछे तो भी इंक्रीज होगी। क्लियर? इसका मतलब टेम्परेचर के मामले में दोनों का रिजल्ट सेम है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, मेरे से पूछा जाए वायर का रेजिस्टेंस, बोलो मेरे को पूछा जाए रेजिस्टिविटी, दोनों में ही हमारा आंसर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका मतलब हुआ एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वायर के रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दो का साथ में क्यों पूछते, ताकि ऑप्शन बन सके। क्लियर? जैसे आपको ये मैंने बताया। क्लियर? ये क्यों, वो तो मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि टेम्परेचर, बोलो आप सब इंक्रीज भी दे सकता है और डिक्रीज भी दे सकता है। जब मैं इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज करने पर डिक्रीज भी होगा। क्लियर? मैंने कहा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बोलो आर एंड रो, मतलब वहां तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी लिखा हुआ रहता है। क्लियर? अभी हम जानते हैं आर का मतलब क्या? रेजिस्टेंस। रो का मतलब क्या? रेजिस्टिविटी। ठीक है? बोलो पर इफेक्ट आपसे मेरे को डैश डैश डैश। क्लियर? बोलो ऑप्शन में दे दे आपको यू और यू। आप समझ के क्या हो रहा है? ये एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। क्लियर? डिक्रीज और मैंने कहा इंक्रीज। बोलो इंक्रीज और इंक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज। पहले बताओ, बोलो दो का पूछने से क्या होता है? चार ऑप्शन बनेंगे। बात समझ में? मैंने आपसे कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंडिविजुअली रेजिस्टेंस पूछे तो भी इंक्रीज, इंडिविजुअली रेजिस्टिविटी पूछे तो भी इंक्रीज, और दोनों का साथ पूछे तो भी इंक्रीज इंक्रीज। क्लियर? बट क्यों? तो इधर ध्यान से समझना। एक्चुअली क्या हुआ है, प्रैक्टिकली क्या देखा गया है कि आपसे मैं करूं आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये एक इक्वेशन होती है। क्लियर? ये आर का किसके साथ रिलेशन है? टेम्परेचर के साथ। किसके साथ रिलेशन है? टेम्परेचर के साथ। यहां पर मैंने कहा आर आई का मतलब क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। क्या है बोलो? इनिशियल टेम्परेचर मतलब प्रारंभिक, मैंने कहा ताप। बोलो प्रारंभिक, बोलो प्रारंभिक, मैंने कहा इनिशियल रेजिस्टेंस। क्या है बोलो? इनिशियल रेजिस्टेंस, प्रारंभिक प्रतिरोध। क्लियर? मैंने कहा आर एफ का मतलब क्या है? बोलो फाइनल रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस मतलब अंतिम, अंतिम मैंने कहा प्रतिरोध। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा यहाँ अल्फा क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक। बोलो प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है? यानी रेजिस्टेंस, मैंने कहा क्या है? बोलो रेजिस्टेंस टेम्परेचर, बोलो कोफिशिएंट। क्लियर? ओके। और डेल्टा क्या है? ताप में परिवर्तन। क्लियर? ताप में परिवर्तन मतलब मैंने कहा चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? अब मुझे को एक बात बताओ, इस रिलेशन से एक बात समझ में आती है, अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा, डेफिनेटली टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो चेंज ऑफ टेम्परेचर तो इंक्रीज होना ही होना है। बोलो क्लियर? तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं इसको मैं इंक्रीज करूंगा, तो बताओ चेंज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और चेंज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मेरी बात समझ में आए? बोलो समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो चीजें प्लस में है तो प्लस में है, तो इसको इंक्रीज करने पर ये इंक्रीज नहीं होगा क्या? बोलो अरे होगा कि नहीं होगा? बोलो बात समझ में? हाँ या ना? बात समझ में आए? बोलो ओके। मैंने कहा सेम रिलेशन होता है एफ फाइनल एफ इनिशियल एल प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर? बिल्कुल डिट्टो सेम, बस ये है, ये क्या है बोलो? मैंने ये क्या है बोलो? यहां पर मैं क्या बोलूंगा? इनिशियल, इनिशियल रेजिस्टिविटी। क्या है बोलो? इनिशियल रेजिस्टिविटी मतलब प्रारंभिक, मैंने कहा प्रतिरोधकता। क्लियर? ओके। और बोलो रो एफ का मतलब क्या है? फाइनल रेजिस्टिविटी। क्या है बोलो? फाइनल, बोलो रेजिस्टिविटी। क्लियर? बोलो अंतिम, अंतिम प्रतिरोधकता। क्लियर? अच्छा, और बाकी सब तो ये क्या है बोलो? प्रतिरोधकता ताप गुणांक। क्लियर? प्रतिरोधकता ताप गुणांक। क्लियर? बोलो वहां पर क्या था? रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यहां पर क्या होगा बोलो? रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्लियर? टेम्परेचर
मैंने कहा कोफिशिएंट, क्लियर। और आपका डेल्टा टी क्या है? चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्लियर। तो बताओ यहां पर भी अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, क्लियर, तो बताओ चेंज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपकी रजिस्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। आई थिंक आपको ये जो मैंने लिखा वो समझ में आया होगा। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मेरी बात को समझना। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम ये चैप्टर भी पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में रहता है, और सेमीकंडक्टर चैप्टर भी दिमाग में रहता है। आगे जाकर वो भी चैप्टर पढ़ेंगे। नाम सुना नहीं सुना? बोलो। अर्धचालक। क्यों पूछता है एग्जामिनर? क्योंकि उसको सब पता है स्टूडेंट के एक ही दिमाग में, बोलो, ये वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी भी रहेगा, इसी दिमाग में सेमीकंडक्टर भी रहेगा। और आपको मैं स्पेशल नोट करके क्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, क्लियर। मैंने कहा कि बोलो यहां पर फॉर सेमीकंडक्टर, क्लियर। पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने कहा अर्धचालक, क्लियर। अर्धचालक के लिए, क्लियर, अर्धचालक के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपकी रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। बात समझ में आए? बोलो। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल मीनिंग ही अलग है। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन और होल ज्यादा उत्पन्न होते हैं, करंट ज्यादा बहती है, इसलिए रेजिस्टेंस घटता है। बात समझ में? तो ये सेमीकंडक्टर है और वो जो हम पढ़ रहे हैं वो कंडक्टर वायर है, क्लियर। वो हम जो तार की बात कर रहे हैं, तार मतलब चालक, और ये क्या है? बोलो अर्धचालक। तार मतलब कंडक्टर, और यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? सेमीकंडक्टर, क्लियर। तो एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ताप, टेम्परेचर, बोलो, आपको पूछा जाए इंक्रीज, क्लियर, इंक्रीज, बोलो करने पर क्रम से, बोलो चालक, आपसे मैं कह रहा हूं एंड अर्धचालक, क्लियर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, क्लियर। बोलो क्या पूछा आपको? कंडक्टर और, बोलो मैंने कहा सेमी कंडक्टर, क्लियर। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस आपसे मैं कह रहा हूं पर इफेक्ट, बोलो होगा। अब आपका क्वेश्चन ही बदल गया है, क्लियर। अब ऑप्शन, बोलो आपको पहले इसका और फिर ये पूछा है, क्लियर। तो ऑप्शन में क्या आएगा? इंक्रीज, डिक्रीज, क्लियर। बोलो मैं लिख के नहीं करके ऐसे सिंबल कर रहा हूं, समझ जाओगे? बोलो खड़ी लाइन नीची लाइन ऐसा नहीं, पहले पढ़ो ये क्या है, ये क्या है? ओके, डिक्रीज, इंक्रीज, क्लियर। बोलो इंक्रीज, इंक्रीज, बोलो डिक्रीज, डिक्रीज। पहले बताओ इस बार आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? क्या क्या दे रखा है? बोलो कंडक्टर दे रखा है, फिर सेमीकंडक्टर दे रखा है, कि सेमीकंडक्टर कंडक्टर दे रखा है, क्लियर। सेमीकंडक्टर मैंने नहीं पढ़ाया, बट कंपेयर यहां पर क्यों कर रहा हूं कि हमें कंपेरेटिवली चीजें पता होनी चाहिए कि यहाँ टेम्परेचर वाली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं एग्जाम में। क्योंकि जब एग्जाम देंगे तब तो एग्जामिनर को थोड़ी मतलब है, उसको तो आपको कंफ्यूज करना है। तो बोलो वो तो सारे सिलेबस के टॉपिक से मिक्स करके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पहले देखना है कंडक्टर, क्लियर। तो इसका मतलब उसमें तो सर ने बताया था टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आर इंक्रीज होता है। क्यों होता है मैंने आपको कारण बताया, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ ये तो इस जन्म में हो ही नहीं सकते, क्लियर। क्या बोल रहा हूँ समझ में आए मेरी बात? फिर क्या दे रखा है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आर क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपको मैं कुछ सिखाना चाह रहा था, समझ में आया? बोलो। जान के आपको सेमीकंडक्टर वाला स्पेशल नोट क्यों बताया कि हम माना आगे सेमीकंडक्टर टॉपिक पढ़ेंगे, बट यहीं पे कंपेयर करें तो ज्यादा ध्यान रहेगा। मेरी बात समझ में आए? बोलो। मतलब ये टेम्परेचर वाला क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आता है, समझ में आया? बोलो। मैं आपको एग्जामिनर की सोच बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन देने की प्रायोरिटी उसकी क्यों होती है, क्योंकि उसको पता रहता है कि टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक ही वर्ड है लेकिन कंडक्टर में अलग होता है और बोलो सेमीकंडक्टर में अलग होता है। लेकिन बोलो कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के अंदर टेम्परेचर का रोल एक जैसा रहता है। बोलो ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है।
और बोलो समझे समझे बोलो। आई थिंक मैं क्या बताना चाह रहा था। अच्छा, टेम्परेचर का रोल मैंने दोनों का एक साथ क्यों बताया, समझ में आया? क्योंकि एक साथ एक जैसा रिलेशन है। और समझे समझे बोलो, हमने पहले रेजिस्टेंस पढ़ा, फिर रजिस्टिविटी पढ़ा, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट एक साथ बताया मैंने आपको। मेरी बात रीजन समझ में आया? क्योंकि दोनों के रोल क्या है, एक जैसा है। टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है और रजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है। क्लियर? आई थिंक मैं क्या बताना चाह रहा था, मेरी बात समझ में आए बोलो, नोट कर लिया जाए। बात समझ में आई मेरी आपको, बोलो क्लियर? अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, आर और रो इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। सीधी सी बात है। एक चीज ध्यान रख लेते, दूसरा पूछेंगे उल्टा तो वो हम वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर क्या क्वेश्चन लिखा समझ में आया बोलो? ठीक है, बोलो आपको मैंने कहा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट आएगा। बोलो पहला ऑप्शन है हमारा इंक्रीज, बोलो डिक्रीज। दूसरा है बोलो बी, मैंने कहा आपको ए बी सी डी, बोलो इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमने किया है तो क्या होगा बोलो, इंक्रीज इंक्रीज। क्लियर? क्या आंसर होगा बोलो, इसका ये होगा। और अगर मैं यहाँ पर डिक्रीज करता तो डिक्रीज डिक्रीज। बात समझ में आया बोलो? क्लियर? ओके, हो गया ये नोट बोलो। बट ये इंक्रीज करने पर ये दोनों क्यों इंक्रीज होते हैं, तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली आपको बताया कि प्रैक्टिकली क्या होता है, ये दो इक्वेशन होती है। क्लियर? और ये हमें क्लियर बताती है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये इक्वेशन क्या बताती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। बात समझ में आए?
पहले बताओ दोनों डिट्टो सेम है बोलो, तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्लियर? तो इसका मतलब होगा अगर इंडिविजुअली भी मेरे से पूछे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस तो भी इंक्रीज, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज। क्लियर? ओके। इसका मतलब हुआ रेजिस्टेंट टोटल कितने फैक्टर से अफेक्टेड होता है, 4 से। नंबर 1 लेंथ ऑफ वायर, नंबर 2 ट्रांसवर्स एरिया ऑफ वायर, नंबर 3 नेचर ऑफ वायर, नंबर 4 टेम्परेचर। रजिस्टिविटी कितने फैक्टर पे डिपेंड करती है, ओनली 2। नंबर 1 नेचर ऑफ वायर, नंबर 2 टेम्परेचर। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? क्या ये नोट बोलो? ओके। और ये मैंने जान के क्यों बताया, समझ में आया? क्योंकि एग्जामिनर ऐसा ही देगा आपको। बात समझ में? सेमीकंडक्टर पूरा अपने आप में अच्छा चैप्टर, हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यहां पर मैंने कंपेरेटिवली बताया। क्लियर? सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर? ये मैं ऐसे करता हूं, समझ जाओगे बोलो? अरे इंक्रीज डिक्रीज, बढ़ता घटता कुछ भी लिखूं, बात तो एक ही है ना। ठीक है। ओके। यहां तक कहानी समझ में आई बोलो? अभी हमने चैप्टर में बेसिक चीजें सीखी है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट डायमेंशन क्या होती है, रजिस्टिविटी की यूनिट डायमेंशन क्या होती है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होता है, रजिस्टिविटी किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होती है, और रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में टेम्परेचर का क्या रोल होता है। क्लियर? ये सारी चीज हमने बोलो सीखा। यहाँ तक कहानी समझ में आए बोलो आपको? ओके। इसके आगे कहानी हम कल स्टडी करेंगे।